हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अब ये जो एक्सटर्नल हमने पहले से इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज देखा, वो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल फर्म तक लिमिटेड था। अब हमें जो देखना है वो है एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। तो एक्सटर्नल किस तरह से होता है? एक्सटर्नल इकोनॉमीज बेनिफिटेड ऑल फर्म्स विद इन द इंडस्ट्री एज द साइज ऑफ इंडस्ट्री एक्सपांड्स। जब नंबर ऑफ कंपनीज किसी एक एरिया में लोकलाइज्ड होते हैं, तो उसके वजह से वहां पे जो सभी कंपनीज है उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, सभी कंपनीज को एक जगह पे बहुत सारे कंपनीज लोकेट होने की वजह से, तो वो जो इकोनॉमीज एडवांटेजेस जो होते हैं उसे एक्सटर्नल इकोनॉमीज कहा जाता है। जैसे हम एमआईडीसी या फिर हम जो है पुणे में जो है, अगर हम पिंपरी चिंचवड़ एरिया वगैरह जो है इसका एग्जांपल लेंगे, तो फिर उस एरिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो लोकेट हुए हैं, और वो एक जगह पे लोकेट होने के वजह से वहां पे उनको कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है सबको ठीक से पहुंचे, इसका जो है ख्याल रखा जाता है। वहां पे पानी की सुविधा जो है इंडस्ट्री को, वो जो है वो सप्लाई किया जाता है ठीक से, ताकि इंडस्ट्री को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वहां पे सिर्फ कोई एक कंपनी नहीं है, बहुत सारे कंपनीज है, तो फिर सबका ख्याल रखना पड़ता है। देन रोड्स अच्छे बनाए जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा है, सबको लगने वाली ये चीज है। तो फिर ऐसे कुछ कलेक्टिव बेनिफिट्स जो है वो सभी इंडस्ट्रीज की वजह से सबको मिलते हैं वहां पे जो भी इंडस्ट्रीज है वो। तो फिर अब हमें यहाँ पे जो पढ़ना है ये क्या है कि इस ऐसे एक जगह पे बहुत सारे कंपनीज लोकलाइज्ड होने के वजह से कंपनीज को, इंडिविजुअल कंपनीज को क्या बेनिफिट मिलते हैं सभी कंपनीज एक जगह पे होने की वजह से। तो उसमें हम पहले जो है इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो है वो देखेंगे। तो पहली जो इकोनॉमी एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो है वो है इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन, और इसको इकोनॉमीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी कहा जाता है। When industry is concentrated in a particular area, all the member firms get some common economies, such as they get the skill workers, such as they get the facilities of transport and communication, as well they get the banks services, insurance services. So all these things help to the grow all the businesses. So जहां पे बहुत सारी कंपनीज इकट्ठा होती, तो वहां पे हमें अलग अलग ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलते हैं, जिससे उनको स्किल लेबर जो है सभी कंपनीज को मिलते हैं। अब पुणे में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो फिर वो किसी एक कंपनी के लिए इंजीनियर्स को यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे, वो यहाँ पे जितने भी कंपनी है किसी को भी कहाँ ना कहीं पे जो है वो काम में आए, इस हिसाब से जो है बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत अच्छे से लोकेटेड है, यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से लोकेटेड है, इसकी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस भी ज्यादा है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज को ये चाहिए। तो फिर इंडस्ट्रीज अगर एक जगह पे बहुत सारी लोकेट होती है, तो फिर उनको जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उनको ट्रेन करने वाले, एजुकेशन देने वाले नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स भी बढ़ते हैं, जिससे कंपनी को जो है स्किल लेबर का सप्लाई होता है, इससे कंपनी को बेनिफिट होता है। ऐसे इस तरह से जो है एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड लोकलाइज्ड होने की वजह से फर्म्स को कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, तो वो जो है वो फिर क्या कहते हैं, हम उसे एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो है वो कहते हैं। देन सेकेंड वन जो है वो है इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। So the industry can set up an information center which may publish a journal and pass the information to the all companies regarding availability of raw material, modern technology, then export potential of the product of a specific industry. So this possible through the research center. So एमआईडी हम जब देखते हैं कि एमआईडीसी जैसे एरिया में जो है वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं। अब महाउद्योग जैसे उनके कुछ जर्नल्स जो है, मैगजीन्स जो है वो निकलते हैं, जिसमें उनको उस इंडस्ट्री से रिलेटेड
जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रॉ मटेरियल रिलेटेड होगा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड होगा, देन न्यू पोटेंशियल के बारे में होगा, तो ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है। तो किसी एक इंडिविजुअल बिजनेस फर्म को ऐसा बिजनेस यूनिट सेट करना, जो इंफॉर्मेशन सेंटर सेट करना जो है अफोर्डेबल नहीं हो सकता, बट सभी इंडस्ट्री का मिलके एक डेफिनेटली बना सकते हैं जिसका सबको फायदा हो सकता है। इस तरह से इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो होती है। देन इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर जो है वो भी होती है कि जब लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स जो है एक साथ आकर एक बड़ा कोई एक हाउसिंग सोसाइटी जो है वो खड़ी कर सकते हैं। एजुकेशन जो है बच्चों के लिए उनके वो एक कैंपस जो है वो बना सकते हैं। देन इस तरह से जो है अलग अलग जो वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है, तो फिर एक इंडिविजुअल फर्म को वो करना मुश्किल होता है। बट जब नंबर ऑफ फर्म्स रहेंगे, वहां पे ज्यादा कंपनी से एक साथ मिलकर कोशिश करेंगे, तो फिर डेफिनेटली जो लेवल ऑफ वेलफेयर है और वेलफेयर के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं वो वहां पे बनवाई जा सकती है। तो हम देखते हैं कि कुछ जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पे हॉस्पिटल्स वगैरह जो है ट्रीटमेंट के लिए बनाए जाते हैं। वहां पे जो है हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं। इस तरह से इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर भी जो है उनको मिलते हैं। देन इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन, व्हेन इंडस्ट्री एक्सपांड्स इन साइज, firms start specializing in a different processes and the industry benefits on the whole. For example, the cotton textile industry, some firms specialize in the manufacturing of thread and some may create a specialization to making thread printing. So जब बहुत सारे कंपनीज एक जगह पे लोकेट होते हैं तो फिर वो स्पेशलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ कंपनी जो है इस स्पेसिफिक ये वाला जो है प्रोडक्ट उसी में स्पेसिफिकली काम करेंगे, कुछ बाकी कंपनी जो है उससे एसोसिएटेड जो अदर प्रोडक्ट है उसके लिए काम करेंगे। तो फिर स्पेशलाइजेशन की वजह से जो है वो कंपनी का बेनिफिट जो है क्या वो बढ़ता है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, इफिशियंसी जो है वो बढ़ता है। दिन एक ही प्रोडक्ट में वो एक्सपर्ट एक ही काम करेंगे तो फिर एक्सपर्टी लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है वो रिड्यूस होती है। तो फिर ये पॉसिबल कब होगा? जब सपोर्टिंग में अदर इंडस्ट्रीज होंगे, कंपनीज होंगे तभी। और ये कब होता है? जब एक्सटर्नल जैसा एनवायरमेंट, मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे कंपनीज होंगे तभी ये पॉसिबल होता है। देन इसके बाद हमें जो देखना है वो है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज मतलब क्या कि जैसे अभी हमने देखा कि बहुत सारे कंपनीज एक जगह पे लोकलाइज्ड होने के वजह से, कॉन्सेंट्रेट होने के वजह से एडवांटेजेस मिलते हैं कंपनी को, उसी तरह से कुछ डिसएडवांटेजेस भी क्रिएट होते हैं एक ही जगह पे बहुत सारे कंपनीज लोकलाइज होने की वजह से। तो वो जो डिसएडवांटेजेस है उसे एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज जो है वो कहा जाता है, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। तो वो कौन से वो देखते हैं। फर्स्ट है एडवर्स इंपैक्ट ऑन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। Adverse impact on local infrastructure. As a large number of firms get concentrated in a particular locality, this growth can put pressure on the demand for housing, transport, and this result in rising the price of housing and the cost of transport, and also damage the infrastructure because of the heavy pressure on it and scale. So जब एक ही जगह पे बहुत सारे कंपनीज लोकलाइज होते हैं तो फिर उसके वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, हाउसिंग होगा, पानी होगा, पानी, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर जो है वो प्रेशर आता है। तो फिर सबको सफिशिएंटली वो मिलता नहीं है। फिर इसके वजह से कॉस्ट भी जो है, हाउसिंग होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी, बाकी जो सभी चीजें हैं, तो वो उसका कॉस्ट भी क्या होता है, बढ़ता है। इससे कंपनी को नुकसान होता है। देन सेकेंड जो है वो है फॉल इन प्रॉफिट। सो जब कंपनीज को जब एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो फिर उसके वजह से उनको
कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं जिससे उनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ता है, प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है, जिससे मार्केट में सप्लाई जो है वो बढ़ता है। अब मार्केट में सप्लाई बढ़ने के बाद उतना उसको डिमांड नहीं आया तो फिर उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे और प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये फॉल इन प्रॉफिट एक एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज जो है वो क्रिएट होती है। देन थर्ड जो है वो है एनवायरमेंटल हजार्ड्स है। सो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, localization or concentration of industry in a particular area may lead to problem of environment pollution like air pollution, water pollution, sound pollution. So एक ही जगह पे कंपनीज जो है बहुत ज्यादा नंबर्स में कॉन्सेंट्रेटेड होने के बाद वहां पे एनवायरमेंटल जो है डिग्रेडेशन हो जाता है, वहां पे जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ता है, वाटर पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है। कुल मिला के एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो हो जाता है, जो ओवरऑल सबके लिए एक डिसएडवांटेज है। इसलिए ये भी एक एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज में आता है। देन फोर्थ वन है कंपटीशन। द कंपटीशन अमॉन्ग वेरियस फर्म्स of an industry will increase, and this increased competition may be responsible for increase overall cost of labor, advertisement, marketing, etc. तो ऐसा अगर होगा कि बहुत सारे कंपनीज जो है वो ग्रो करने के बाद जो उनके बीच में कंपटीशन रहता है, तो फिर उस कंपटीशन में हमें कॉस्ट ऑफ लेबर, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, इन सभी चीजों का खर्चा जो है वो बढ़ता है। इससे फिर और कंपटीशन जो है वो बढ़ता है। तो इस तरह से फिर ये कंपटीशन से कुछ क्योंकि कंपटीशन में बने रहना है तो फिर खर्च जो है एडवर्टाइजमेंट बहुत सारी करनी पड़ती है, उसके ऊपर बहुत सारा खर्च होता है। तो फिर इससे जो है कुछ कंपनी को डिसएडवांटेजेस मिलते हैं, इसलिए एक डिसइकोनॉमी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बिजनेस फर्म को कुछ एक ही जगह पे ज्यादा कंपनीज लोकलाइज्ड होने की वजह से कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, तो फिर हम उसे एक्सटर्नल इकोनॉमीज कहते हैं। तो कुछ डिसएडवांटेजेस अगर क्रिएट होते तो उसे हम एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज जो है वो कहते हैं।